नमस्कार बच्चों, आपका चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 12 संसार पुस्तक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। और इसका अंग्रेजी उन्होंने दरअसल ये अंग्रेजी में लिखे थे। ये एक खत हैं, चिट्ठी है, लेटर हैं, जो कि उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे। क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इलाहाबाद में रहते थे और उनकी जो बेटी थी वो मसूरी में रहती थी। तो वो खत लिख करके, चिट्ठी लिख करके उनको वहाँ का पूरा वृत्तांत सुनाते थे कि प्रकृति का कैसा है, क्या है। तो ये वार्तालाप का एक ज़रिया था उनका। तो उन्होंने ये इंग्लिश में लिखे थे लेटर, लेकिन इनका जो अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद हुआ है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जो कि हमने पहले भी बताया था कि वो उपन्यास के सम्राट भी कहे जाते हैं, यानी कि हिंदी में उनको बहुत ही बड़ा दर्जा मिला है। तो चलिए थोड़ा सा हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ में आएंगे, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि सभी को पता है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे, उनका जन्म जो है वो 14 नवंबर सन 1889 यानी 1889 को हुआ था। और जो उनकी मृत्यु है वो 27 मई 1964 यानी 27 मई 1964 में हुआ था। तो वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके वो पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें भी बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे, उनको पुकारते थे चाचा नेहरू। वो कोट में एक रेड कलर का जो है वो गुलाब का फूल भी लगाते थे और बहुत ही सुंदर लगता था वो गुलाब का फूल। बच्चों के लिए भी वो मनमोहक था। उनकी जो बेटी थी इंदिरा, जब वो 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी, जो कि मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बताया है। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये जो चिट्ठियाँ थी बच्चों में जो अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझने की, सोचने की और जानने की जो उत्सुकता थी वो पैदा करती है। क्यों? क्योंकि एक पिता का पुत्री के नाम जो पत्र थे उनमें पत्रों में जो है पृथ्वी का और आसपास के एरिया का जो इस तरह से वृत्तांत सुनाया गया था कि वो मन में उत्सुकता पैदा करता था। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ, पिता के पत्र, पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ये वहीं से आया है। ठीक है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सभार लिया गया है, यानी कि ये एक छोटा सा हिस्सा है, निबंध है। ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद एक मशहूर उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ध्यान से आपने ये चैप्टर पढ़ना है, सुनना है, समझना है, और समझने के बाद में आपको लगेगा कि वाकई हम एक प्रकृति के सुंदर सी सैर कर आ गए हैं। ठीक है। तो चलिए हम अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इसका थोड़ा सा वृत्तांत आपको सुनाते हैं कि दरअसल उन्होंने पत्रों में लिखा क्या है। तो जो ये पत्र है इसका उन्होंने नाम दिया है संसार एक पुस्तक है। संसार एक पुस्तक है। अगर सोचा जाए तो हमारे सामने संसार रूपी एक पुस्तक खुली पड़ी है, हमें उसे पढ़ने की देर है। चारों तरफ हमारे ज्ञान ही ज्ञान फैला हुआ है, बशर्ते ये है कि हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे तो हमारे आंखों के सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हेलन केलर ने लिखा था, जो देखकर भी नहीं देखते, का मतलब कि वहाँ पे जो आंखें होते हुए भी हमें बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो वैसे ही संसार पुस्तक है। संसार में कंकड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। अगर हम चाहें तो हम इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंतर आत्मा ही नहीं मानेगी तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम अपनी पुस्तक भी नहीं पढ़ते हैं।
चलिए तो इसे शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो, जब तुम मेरे साथ रहती हो, मुझसे अक्सर बातें भी पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। यहाँ पे एक शब्द दिया है अक्सर। अक्सर का मतलब होता है प्राय। प्राय यानी हमेशा, ठीक। प्राय माने बार बार, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है। इरादा मतलब निश्चय, ठीक है, निश्चय। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर यहाँ पे और आएगा। और में अंतर है। मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था डिफरेंस शब्द युग्म, जिसे हम इंग्लिश में होमोफोन कहते हैं। और एक और में होती है एक मात्रा जो किसी दिशा को संकेत करती है, और जो और होता है ये होता अन्य, यानी कोई दूसरा। तो यहाँ पे जब भी आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय जो उच्चारण है वो शुद्ध करना है, वो और होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, और, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें उस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। ऐसा मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें इस देश की छोटी छोटी बातों से अवगत कराऊं। अवगत मतलब पहचान करवाऊं, और छोटी छोटी कथाएं तुम्हें लेटर में लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल, इतिहास मतलब जो लिखा हुआ है हमारे सामने, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारे देश में क्या है, कब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है, टापू मतलब जगह, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हिस्सा मतलब टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक, इस दुनिया का। अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक है, यानी रुचि है, ठीक, रुचि, इंटरेस्ट, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का, जाति मतलब कास्ट का, जो इसमें बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, अपितु बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, खत मतलब चिट्ठी, लेटर, पत्र, खत मतलब पत्र, ठीक, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, क्योंकि एक लिमिटेड होता है। खत में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो बात नहीं लिख सकते हैं, जितना खत है उसी में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी जाती। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है, और दूसरे लोग जो इसमें आबाद मतलब बसे हुए हैं, बसना, ठीक, आबाद है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न होगा। तो इसमें नेहरू जी ने कहा है कि खतों में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि जब तुम थोड़ी सी बातों को भी
शौक से पढ़ोगी और समझोगी तो दुनिया एक है और उसमें बसे हुए लोग हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के उन्हीं आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें कितना आनंद आएगा। क्योंकि जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगी कि दुनिया में क्या है, कैसे है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या ये तो सबको तुम अपना ही परिवार समझोगी। प्रकृति ये सब इसमें जो है ये सारी चीज़ें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी और तुम्हें इसमें बहुत कुछ आनंद आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है और तुम खुद भी जानती हो, तुमने पढ़ा भी है कि ये जो धरती है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, ये आज की नहीं है। और बहुत दिनों तक ये इसमें कोई भी आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे, प्रकृति थी। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। यहाँ पे देखिए इस शब्द में क्या लगा है, नुक्ता। और क्या है ये शब्द, चीज़। और ये कौन से वर्ण के नीचे लगा है, ज। और ज के नीचे नुक्ता लगते ही ये इसका उच्चारण क्या बन गया, ज। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, फारसी शब्दों में लगा होता है। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी पड़ी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शब्द है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। जैसे यहाँ है, जब यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था में एक छोटा सा न जुड़ा हुआ है। जब यहाँ कुछ न था, ठीक है, न ये यहाँ आएगा न, ठीक है, क्योंकि सटीक नहीं बैठ रहा है तो कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। ऐसे चिंता नहीं करना आप लोग, लेकिन हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि जो पृथ्वी है वो तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह एक समय ऐसा भी था कि जब कोई आदमी ना था, कोई जानवर नहीं था। उससे पहले प्रकृति थी, फिर जानवर आए, फिर दुनिया के आज जो देखिए जो जानवरों और हर तरह से ये जो धरती है ये भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल भी करना मुश्किल था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था कि जब धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्माई होती है वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। वहाँ पे ना प्रकृति हो सकती है ना कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जो पहाड़ों और जानवरों की जो पुरानी हड्डियों को अगर हम गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। क्योंकि हम जब भी कहीं खुदाई करते हैं, जब भी कुछ हमें पता चलता है तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे हमें पुराने ज़माने का जो है वो एहसास पता चलता है। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम हर चीज़ सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उनकी उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किताबों से होती। ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका
यह नहीं है। तो यहाँ पे कहा है कि इतिहास में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब तक इतिहास लिखा गया, जब तक अक्षरों की पहचान हुई, जब तक इतिहास लिख कर के रखा जाने लगा, उससे पहले का भी तो इतिहास होगा, उससे पहले की भी तो बातें होंगी। क्या वो हम पढ़ सकते हैं कहीं? नहीं। लेकिन कुछ धरती पर, कुछ दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम वो पुराना हाल जान सकते हैं, हम पुरानी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुली हुई किताब जो है वो तो हमारे सामने है। ये धरती, ये आकाश, ये समुद्र, ये सितारे, ये नदियाँ, ये जंगल, ये जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है। अब असली तरीका क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। ये जो संसार रूपी पुस्तक हमारे सामने खुली पड़ी है, हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। और वो कब पढ़ी जा सकती है? जब हमारी मन की आंखें खुली हों। हम अपनी ऊपरी आंखों से नहीं पढ़ सकते। जब हमारा मन रूपी जो आंखें हैं वो खुली हों, तब हम इन्हें पढ़ सकते हैं। जब हमारे अंदर चाह होगी, जब हमारे अंदर एक रुचि होगी। ठीक है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। मुझे ऐसा कौन बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू। किसको? अपनी पुत्री को। कि मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी, क्योंकि तुम हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचती हो। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा मतलब कंकड़, ठीक है, रोड़ा मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है? रोड़ा मतलब कंकड़, पहाड़ का या किसी पत्थर का छोटा सा हिस्सा, कंकड़, ठीक, जिससे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। ठीक है। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। पृष्ठ मतलब पन्ना, पेज, ठीक है, पेज। ओके। चलिए, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि इसमें प्रकृति में जो विद्यमान चीज़ें हैं, जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं चीज़ें, वो सारी क्या हैं? वो उसके प्रकृति के अक्षर हैं। तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। ये जो किताब है, संसार रूपी किताब, इसे कब पढ़ सकोगी तुम? जब तुम्हें प्रकृति रूपी अक्षर पढ़ने आते होंगे, जब तुम प्रकृति को अपनी अंतरात्मा की आँख से देखोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद तुम्हें उसे पढ़ना आता है, यानी थोड़ा थोड़ा तुम जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा चमकीला गोल रोड़ा देखती हो तो क्या तुम उसमें कुछ नहीं वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, या तुम्हें कुछ उसकी पहचान नहीं करवाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, कैसे हुए, कहाँ से आए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा, नुकीला होगा। नुकीला मतलब जिसकी नोक होती है शार्प, जैसे इस टाइप का, जैसे ऐसे, ठीक है। तो इनके ये क्या होते हैं? शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। जब हम किसी भी पत्थर को तोड़ते हैं तो जब उसके टुकड़े होते हैं तो वो बहुत शार्प होते हैं, वो हाथ भी छील सकते हैं। लेकिन यह गोल चिकने रोड़े की
की तरह बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा है जो पानी में पत्थर पड़े होते हैं वो बिल्कुल गोल गोल दिखते हैं और उनसे खेलने में भी मज़ा आता है, उनको हाथ में लेने में भी मज़ा आता है। फिर यह रोड़ा इतना इतना चमकीला कैसे हो गया, कितना चिकना और गोल हो गया। अगर यहाँ पे प्रश्नवाची के ये वो प्रश्न कर रहे हैं कि आपको अगर प्रकृति के अक्षर पढ़ना आता है तो आप खुद में खुद ब खुद एक इस तरह सोचोगे, ठीक है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम्हें उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती है, यानी कि तुम उसकी कहानी उसी के मुंह से सुन सकती हो। किसके? नुकीले रोड़े के। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम बहुत दिन गुजरे हो या बहुत पहले ऐसा हुआ हो, वह भी कभी चट्टान का टुकड़ा था। यानी कि वो टुकड़ा, वो कंकड़, वो रोड़ा तुम्हें खुद ही कहेगा कि मैं चमकीला कैसे हुआ, तो वो तुम्हें अपना उत्तर खुद ही दे देगा कि मैं बहुत दिन हुए, मैं भी किसी एक चट्टान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक ठीक उसी के टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। जैसे टुकड़ा होता है तो किसी भी चीज़ का, तो वो उसमें किनारे हो जाते हैं, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन, अब दामन क्या है यहाँ पे? दामन जो है वो पहाड़ के नीचे का हिस्सा होता है, पहाड़ के नीचे का हिस्सा, ठीक, या ज़मीन, ठीक है। चलिए, पहाड़ का हिस्सा था और ठीक उसी के टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वे किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा था, पर जब वहाँ पे पानी आया उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी, घाटी मतलब जो पहाड़ों के बीच का हिस्सा होता है, जैसे ऐसे, ये देखिए, ये क्या है? ये घाटी है, ठीक है, जो इसके बीच का हिस्सा होता है। घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर मतलब पुश करके उसे एक छोटे से दरिया, दरिया यानी नदी, नदी में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से बड़े से दरिया में, इस छोटे से दरिया से बड़े से दरिया में, यानी समुद्र या नदी, कुछ भी, ठीक है, बड़े से दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, यानी एक छोटा सा पत्थर यहाँ से लुढ़का, वहाँ से लुढ़का, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। उसके किनारे घिस गए, यानी वो शार्प हो गया, वह चिकना और चमकदार, वह चिकना और चमकदार। ये देखिए यहाँ पे जो है चीज़ें दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्या है? दरिया है। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से निकल कर के ये जो है वो गोल हो गए और वे यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक। तो चलें आगे, चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या हो गया? चिकना हो गया। इस तरह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है, यानी कि एक छोटे से कंकड़ ने आपको अपनी पूरी व्यथा सुना दी। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा पाई, यानी कि जब तुम एक कंकड़ लेती हो तो उसमें इतनी सारी कहानी छुपी होती है जिसे तुम पढ़ सकती हो। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे और बालू के घरौंदे बनाते, खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। आपने देखा होगा जब समुद्र के किनारे जो है वो क्या होता है, अब ये जैसे समुद्र है, ठीक है, इसके किनारे थोड़ी थोड़ी जो है वो रेत पड़ी होती है और यहाँ पे क्या होता है, बच्चे आते हैं खेलने के लिए और वो उनके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे से उसमें पैर डाल करके यहाँ पे घरौंदे टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कहते हैं ये मेरा मकान बन गया है, मेरा मकान बन गया। तो इस तरह से बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि वो रोड़ा बनते बनते अगर वो पहाड़ वहाँ पे दरिया के साइड में जैसे हमने आपको बताया था अभी
चित्र में दिखाया था कि वहाँ पे इसमें नदी में से निकल के वहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे रोड़े पड़े हुए थे, यानी वो चिकने थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो आए, अगर वो वहाँ पे ना होते और आगे उसे पानी बहा करके ले जाता तो धीरे धीरे क्या बन जाता, बालू बन जाता, छोटे छोटे से कण बन जाते, जर्रा बन जाता, और वो वहाँ पे समुद्र के किनारे, आपने देखा होगा समुद्र किनारे बहुत सारी रेत होती है, तो ये रेत कहाँ से आती है, उन्हीं पत्थरों का घिस घिस कर ये रेत बनती है और वहाँ पे बच्चे अपने घरोंदे बनाते हैं। अगर यह छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें उनसे मालूम हो सकती हैं, ये तुम अंदाज लगा सकती हो। तो पंडित जी ने अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें समझाई, बताई कि एक छोटा सा रोड़ा भी आपको कितनी कहानी सुना सकता है। तो सोचो प्रकृति में कितना कुछ भरा पड़ा है, इससे तुम कितना कुछ जान जाओगी। तो उम्मीद है आपको ये अध्याय जो है पसंद आया और समझ आया। हमने बहुत ही बारीक से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये पाठ समझ आ रहे हैं तो हमें लाइक करना ना भूलें। चलिए अब आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि इसमें जो है ये 5-6 प्रश्न हैं जिनको आपके उन्हें उत्तर लिखना है। ये आप स्वयं भी, क्योंकि चैप्टर इतनी अच्छे से आपको समझा दिया है कि आप स्वयं भी इन्हें कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। हम इसके जो उत्तर हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पत्र से आगे, अब ये कुछ प्रश्न जो हैं ये पत्र से आगे भी हैं, ये आपको लिखने नहीं होते, सिर्फ ये आपके पढ़ने के लिए होते हैं, ठीक है। ये 5 प्रश्न हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। हमारा मेन मोटो है जो इसमें अभ्यास में जो व्याकरण है उसे समझाना, बाकी हम आपको अनुमान और कल्पना भी समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने ये रखा है। अब देखिए अनुमान और कल्पना, यहाँ पे ये देखिए अनुमान और कल्पना, ये हर अध्याय में और हर अध्याय में हम आपको समझाते हैं। चलिए इसमें मान लो कि डिब्बे में रखा अचार हो, उसका मूल रूप क्या था, यानी अचार किस चीज़ का है, वह कैसे बना होगा, बनाने वाले हाथ बुजुर्ग औरत के होंगे या नौजवान के आदमी के होंगे, फैक्ट्री में बनाया गया होगा या घर में होगा, घर में डाला गया होगा तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखा गया होगा, अगर किसी मशहूर दुकान का अचार है तो दुकान में कितना पुराना रिश्ता होगा उसका, किन किन मौक़ों पर वह डिब्बा उतारा जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत कुछ, जैसे आप स्कूल जाते हो तो जिस रास्ते से जाते हो, क्या उस रास्ते के बारे में कभी आपने सोचा कि वो रास्ता कब बना होगा, उस रास्ते की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, उस रास्ते पर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, उस रास्ते पर कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, क्या वह रास्ता पक्का है, और पक्का है तो किस चीज़ से बना है, और अगर वो रास्ता कच्चा है तो अभी तक कच्चा क्यों है, और कच्चा है तो उस पर आने जाने वाले लोग इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते। तो बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह हम उठा सकते हैं, लेकिन हम उठाते नहीं हैं, ना हम अनुमान लगाते हैं, ना हम कल्पना करते हैं। तो क्या ये जायज़ है? नहीं, ये आपके ज्ञान के लिए ठीक नहीं है। आपका ज्ञान तभी बढ़ सकता है जब आप अनुमान और कल्पना को अपने बढ़ाओगे, अनुमान लगाओगे, अपनी कल्पना को उड़ान दोगे, तभी आप सही मायने में विद्या ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आगे इसी प्रकार कुछ और चीज़ों के बारे में अनुमान लगाओ। जैसे कि मैंने आपको रास्ते के बारे में बताया, वैसे ही आपको यहाँ पे 3 शब्द और दिए गए हैं, ताला, कुर्सी, रज़ाई, ठीक। चलिए तो आप इनके बारे में भी सोच सकते हो। अब है कुछ करने को, अपने आसपास किसी पेड़ से कोई हरी पत्ती उठाओ और उसे खिड़की की मुंडेर पर रख दो, देखो कि वह कब और कितने समय में बदलती है। ये आपको साइंस में भी कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है,
कि पेड़ में पत्ती लगी होती है तो वो हरी क्यों होती है, पेड़ से पत्ती को अलग करके रख दो तो वो ब्राउनिश कैसे हो जाती है, तो उसमें क्लोरोफिन होता है या क्या होता है, या किससे वो अपना खाना लेती हैं। तो आपको पता ही है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सूरज से अपना वो लेती हैं, भोजन लेती हैं, ऊर्जा लेती हैं। जब सूरज निकलता है तो अपने साथ बहुत सारी रौनक लेकर आता है। और जब एक पेड़, आपने देखा होगा एक पेड़ में जब ऐसे पत्तियां होती हैं तो वो पत्तियां जब सूरज निकलता है तो खिली होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे इसको डायरेक्ट क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, जो ये इसी के बारे में बताया गया है, पत्ती के बारे में, उनकी बनावट में हर दिन क्या फ़र्क आ रहा है, धूप और छाँव में क्या उसका रंग होता है, पत्ती बनने से लेकर सूखने तक के सफ़र में उसके आकार में बदलाव, नाड़ियों में उसका बदलाव, तालिका बना करके आप उसको वो कर सकते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया है कि एक पत्ती को तोड़कर आप अपनी खिड़की पे रख सकते हो। जो पत्ती जब आप तोड़ते हो तो जो पत्ती आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है ऐसे, तो कुछ दिन में कैसी हो जाती है, धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। फिर वो कुल मिला के आकार में बदलाव उसके आ जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा, पास के शहर में कोई संग्रहालय, संग्रहालय मतलब जहाँ कोई भी चीज़ इकट्ठा करके रखी जाती है। जैसे कोई चीज़ यहाँ बिखरी पड़ी है, अब ये चीज़ क्या है, कोई संग्रहालय तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक जगह है जहाँ पे इसको संग्रह करके रखा जाता है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, संग्रहालय, ठीक है। यानी जहाँ चीज़ इकट्ठी करके रखी जाती है, तो वहाँ जाकर पुरानी चीज़ें देखो, ठीक है। आजकल तो बहुत जगह, बहुत शहरों में म्यूज़ियम बने हुए हैं, पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, हमारी हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। तो उन्हें संग्रहालय यानी म्यूज़ियम भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अपनी कक्षा में उसकी चर्चा करो। समय समय पर आपको विद्यालय से म्यूज़ियम में भी ले जाया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारा पुराना चीज़ कैसे है, क्या एक पिकनिक टूर भी जाता है। स्कूल समय समय पर आप लोगों की सारी जो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी हैं आपकी पूरी करता है, आपको हर तरह का ज्ञान देने की कोशिश करता है। हर विद्यालय अपने अपने लेवल पर, हर एक विद्यालय आपकी ये सारी चीज़ें पूरी करता है, ठीक है। अब है आपका भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या उनमें और लुढ़कना में कोई समानता है? अगर नज़र आती है तो क्या है? लुढ़कना क्या है? लुढ़कता मतलब ये क्या है? क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब ये देखिए, ढकेलना, ढकेलना, सरकना, खिसकना। ढकेलना, लुढ़कना तो खुद ब खुद किसी चीज़ के प्रेशर से लुढ़कना। ढकेलना मतलब कोई उस चीज़ को पुश करता है, ठीक है। सरकना यानी धीरे धीरे सरकना यानी आगे बढ़ना। खिसकना यानी कि थोड़ा पुश लगा के खुद से खिसकना। तो ये सारी क्या हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, क्रिया, ठीक है। आपको क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के शब्दों का भेद आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, चमकीला, चमकीला, रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक में क्या जुड़ा है? ईला प्रत्यय। अब ईला प्रत्यय को क्या बोलते हैं हम? परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। पर बना है निम्नलिखित शब्दों में यह प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, पत्थर, रस, कांटा, जहर, ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में हमने ईला प्रत्यय लगा करके जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ईला, ईला जोड़ना है। तो यहाँ पे जो ये पत्थर है, पत्थर का जो आधा त है ना, ये हट जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पथ रीला, बड़ी की मात्रा ही आएगी, ठीक है। थ पे हम कभी भी लाइन नहीं लगाते हैं ऊपर, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण हैं जिन पे हम
ऊपर क्या है, लाइन नहीं खींचते हैं। जैसे थ है, भ, ध और अक्ष, ठीक है, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो कहाँ लगाना है हमने, सिर्फ इसकी स्टैंडिंग लाइन पर, यहाँ पर। ठीक, समझ में आएगी इतनी बात। चलिए, तो पथरीला लिख दिया हमने। अब कांटा को अगर हमने इसमें ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंटीला। ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पे, कंटीला। ठीक, आया समझ में। चलिए अब आगे, रस में अगर हम ईला प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, रसीला। ठीक, जहर, जहर यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ये समझाया था ना आपको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईला प्रत्यय लगते ही जहरीला। आया समझ में, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब है नंबर 3। ठीक, ये क्या है, नंबर 3। चलिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, यानी कि पैराग्राफ की लाइन है ये। कौन से वाले पैराग्राफ की, पहले ही पैराग्राफ की। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों में को जोड़ने का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो। ठीक है, ये 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, योजक। क्या बोलते हैं, योजक। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये इन्हें अवयव भी कहते हैं, अवयव। ठीक, अवयव में क्या होता है, कभी कोई बदलाव नहीं आता, मूल शब्द। ठीक है, इन्हें हम निपात भी कहते हैं, तभी, तो ये निपात होते हैं, लेकिन बल्कि, परंतु ये निपात नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो और इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ जो है यहाँ शब्द ये दिए गए हैं, यहाँ पे आप आगे देखना, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको हेल्प के लिए आपकी बुक में भी दिए गए होंगे, ध्यान से देखना ये वाले शब्द। ठीक है, और ये कहाँ भरने हैं आपको, इन रिक्त स्थानों में। ठीक है, तो हम स्टार्ट से चलते हैं, जो रिक्त स्थान है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है डैश, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, परंतु। ठीक है, परंतु। मुनिया ने सपना देखा डैश, वह चंद्रमा पर बैठी है। तो क्या फिट बैठेगा, हाँ हाँ सोचो सोचो, क्या बैठेगा, क्या बैठेगा, की। ये की और ये की में बहुत अंतर होता है। इस की का मतलब होता है, जैसे आप उच्चारण करोगे ना, कि कोई सेंटेंस इससे शुरू होता है, की। ठीक है, और ये मतलब ये निर्देश वाला की है, और यहाँ पे जो की है ये वाला, ये किसी 2 के बीच का मध्यस्थता को दर्शाता है, इसलिए ध्यान रखा करो। और इसका उच्चारण होता है की, एकदम खींच के बोलते हैं, और इसका उच्चारण होता है की, बहुत स्मूथली बोला जाता है। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए, अब यहाँ पे आ गया ये, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे डैश जालंधर। हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। ठीक, अब है इसमें, सब्जी कटवाकर रखना डैश, घर आते ही मैं खाना बना दूंगा या बना लूँ, सॉरी। तो यहाँ सब्जी कटवा कर रखना क्या आएगा, यहाँ पे ताकि। क्या आएगा, ताकि। डैश, मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा डैश, मैं यह बात न कहता। यदि, जब कोई सेंटेंस इस तरह से शुरू होता है, कंडीशन पर निर्भर होता है दूसरा सेंटेंस एक पर, तो यहाँ यदि आएगा।
ठीक है। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं डैश तारीफ की थी। क्या क्या आएगा यहाँ पे? मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि, यहाँ क्या आया? बल्कि। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई डैश अनाज महंगा है। तो कंडीशन है यहाँ पे, क्या आएगा कंडीशन में? इसलिए। ठीक। विमल जर्मन सीख रहा है डैश फ्रेंच, न कि फ्रेंच, ये वाला। ठीक, तो चलें आगे। इतनी बात समझ में आई होगी। आई होप आपको मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही है। अब है सुनना और देखना। सुनना और देखना इतना वो नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो इसलिए आपको ये पढ़ना है कि एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला पिता पुत्री के नाम, एनसीईआरटी श्रव्य कार्य पत्थर और कहानी, ये कहानी आप ले सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में ही ये मिल सकती हैं आपको, आप पढ़ सकते हो लाइब्रेरी से लेकर भी और दुकान से लेकर ये भी। ठीक है, चलिए वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारे शब्द अर्थ बताए हैं जो ध्यान देने योग्य में आते हैं। ये मैंने आपको बीच बीच में बताए हैं। अक्सर, दामन, खत, आबाद, गणना, शर्त, खुरदरा। खुरदरा में जिसकी सतह चिकनी हो। ठीक है, तो ये इस तरह के सारे शब्द अर्थ मैंने आपको चैप्टर, और दरिया, दरिया का भी मैंने आपको बताया है, नदी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आ रहा है, चैप्टर पूरा का पूरा हमने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये सारी चीज़ घर बैठे प्रोवाइड करा सकें और आपके ज्ञान को हम और आगे बढ़ा सकें। ये हमने पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी कोशिश पर भरोसा है और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए, धन्यवाद।